हेलो दोस्तों। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये एक बहुत ही करिस्मेटिक पर्सनालिटी ओपनहाइमर, जिनकी अभी अभी एक बायोपिक बनी है बाय क्रिस्टोफर नोलान के द्वारा बनाई गई है और थिएटर में लगी भी हुई है। तो इसके रिलेटेड एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में, तो मैंने पढ़ा था तब। आई वॉज नॉट थिंकिंग दैट मच इम्पोर्टेंट, तो मैंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई। बट हाँ, अब इसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, चर्चा हो रही है, तो मैं सोचती हूँ कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और इवन कई सारे इंस्टाग्राम और वगैरह पे वीडियो पे आ रहे हैं कि ओपनहाइमर समझने के लिए तो आपको यूपीएससी की पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। नॉट दैट मच, जस्ट एक आर्टिकल आप सुन लीजिए और थोड़ा बहुत आपको तो फिजिक्स में पढ़ाई होगा, आपको मूवी समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओपनहाइमर वाज द अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड ही वाज कॉल्ड फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब के फादर यानी कि उन्होंने ही एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। और ये क्रिस्टोफर नोलान ने इनकी बायोपिक बनाई है और अभी इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइंटिस्ट हैं। इनके बारे में अमिताभ सिन्हा इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है इन इंडियन एक्सप्रेस, तो वो बारे में बात करते हैं। देखिए, कुछ ही जो लाइव्स होती है ना, वो बड़ी इवेंटफुल होती हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां बड़ी इवेंटफुल होती हैं, उनमें से एक है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर। ठीक है। उनकी लाइफ में बड़ा ड्रामा है, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और काफी सारे ट्रेजिक्स हैं। ओपनहाइमर जो है वो फर्स्ट रेट थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं और उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड किया। द मैनहट्टन प्रोजेक्ट वाज अ टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, यूएस का टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसमें वर्ल्ड का पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा था। और जिस एटॉमिक बॉम्ब की वजह से हिरोशिमा एंड नागासाकी को वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय किया गया था। जब इनको ये रोल मिला मैनहट्टन प्रोजेक्ट में लीड करने का, उस टाइम उनकी एज थी 39। और ओपनहैमर बड़े फेमस थे, एडॉर्ड थे, इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट थे अमेरिका में। उनका ऑरा लगभग राइवलरी माना जाता था एल्बर्ट आइंस्टीन के बराबर। ठीक है। लेकिन इतनी सक्सेस जो ओपनहैमर को मिली, तो लेकिन उनकी सक्सेस ने तब भी उनको तोड़ा और उनको बड़ा परेशान किया। ही वॉज प्राउड ऑफ द साइंटिफिक फीट। साइंटिफिक फीट तो उनको मिली कि हाँ, उन्होंने बॉम्ब बनाया, एक तरीके से एज अ साइंटिस्ट उनको जीत मिली। बट वॉज सपोर्टिव ऑफ इट्स यूज, लेकिन और वो उसको सपोर्ट भी करते थे कि ठीक है एटॉमिक बॉम्ब का यूज होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं वो ये होप करते थे कि ये दोबारा ना हो। ऐसा मतलब हो ही ना कि एटॉमिक बॉम्ब यूज करना चाहिए। तो लाइक आइंस्टीन की तरह वो भी ये बात को मानते थे कि वॉर के अगेंस्ट थे वो। ठीक है। उनके व्यूज जो थे वो लगभग लगभग कम्युनिस्ट और सोवियत कम्युनिस्ट से मिलते जुलते थे, इसलिए उनके ऊपर ये एक आरोप लगाया गया कि ही वाज अ सोवियत स्पाई, सोवियत के जासूस हैं। और उनको कई बार क्वेश्चन किया गया, ह्यूमिलेट किया गया। हियरिंग भी हुई 1954 में बड़ी फेमस उनके अगेंस्ट। और फिर जो उनके पास एक सिक्योरिटी क्लियरेंस था एज अ साइंटिस्ट ये रिसर्च करने का, वो भी उनसे छीन लिया गया। इवन उनकी मतलब एडवाइजरी पोजीशन थी गवर्नमेंट में, उसको भी छीन लिया गया। बट हाँ, वो एक एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो कि प्रिंसटन में था, वहां पे वो एज ए डायरेक्टर कंटिन्यू रहे और अंटिल हिज डेथ इन 1967 एट द एज ऑफ 63। और उनकी डेथ का रीजन था कैंसर ऑफ द थ्रोट। उनके गले में कैंसर था, दैट्स व्हाई ही डाइड। सो अभी लास्ट दिसंबर यानी कि लास्ट ईयर दिसंबर में 55 ईयर्स के बाद उनकी डेथ के, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उन्होंने जो उनका डिसीजन लिया गया था 1954 में, उनकी जो उनके से क्लियरेंस, सिक्योरिटी क्लियरेंस जो उनसे ले लिया गया था, उसको वापस रिस्टोर किया गया है। तो ये डिसीजन लिया गया है, बड़ा डिसीजन है। ओके। तो चलिए देखते हैं कि वो किस तरीके के इंसान थे, क्या पर्सनालिटी थी उनकी, क्या सोचते थे और क्या इवेंट्स बड़े बड़े हुए उनकी। तो ये सब इसमें लिखे अलग अलग बुक से क्रिस्टोफर नोलान ने वो चीजें अलग अलग बुक से उनके बारे में पढ़ा है, तब ये मूवी में डाली है। ओपनहाइमर वो एकेडमिकली बड़े ब्रिलियंट थे, बट सोशली थोड़ा अलग थलग रहते थे। उनका एडमिशन हुआ हार्वर्ड में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए 1921 में, जब उस टाइम पे वो 17 ईयर के थे और एक जूइश इमिग्रेंट थे फ्रॉम जर्मनी। मतलब वो जूइश थे और जर्मनी से इमिग्रेंट थे। उन्होंने परमिशन मांगी एक हाई लेवल क्लासेस की फिजिक्स के लिए, और अपना इंटरेस्ट उसमें है इस चीज का प्रूफ दिखाने के लिए उन्होंने एक लिस्ट ऑफ बुक्स दी और कुछ पेपर्स दिए कि वो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब अकॉर्डिंग टू एन अकाउंट, मतलब एक रे मॉन्क एक राइटर है, उन्होंने ओपनहैमर की बायोग्राफी लिखी है इनसाइड द सेंटर। यहाँ बुक में उन्होंने कहा
कि जब प्रोफेसर ने जब उनकी रिक्वेस्ट को एग्जामाइन कर रहे थे कि हाँ ठीक है तुम्हारी हायर क्लासेस में अटेंड करने के लिए जब परमिशन दे रहे थे, तब उन्होंने ये कहा कि ऑब्वियसली ही सेज ही इज रीड दीज बुक्स, ही इज अ लायर। मान लो ये कहते हैं कि ये उन्होंने ये बुक्स पढ़ी हैं, जो भी बुक के नाम उन्होंने लिए, हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं, बट इनके नाम या टाइटल जानना के लिए भी पीएचडी की जरूरत पड़ती है। तो आप इस सेंटेंस से समझ सकते हो कि ही वॉज सो ब्रिलियंट। ठीक है, 17 ईयर्स ओल्ड थे और वो इतनी पीएचडी लेवल के बुक्स के टाइटल जानते थे। हार्वर्ड से ओपनहाइमर मूव करे यूरोप में, जहाँ पे वेयर फिजिसिस्ट वर रिपोर्टिंग अ सीरीज ऑफ एस्टोनिशिंग रिजल्ट दैट इवेंचुअली लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। मतलब वहाँ पे कई सारे जो फिजिसिस्ट थे वो कई सारे रिजल्ट को रिपोर्ट करते थे, जो इवेंचुअली जिसकी वजह से क्वांटम थ्योरी स्टैब्लिश हुई है। लेकिन उनको रिजेक्ट करा, रदरफोर्ड लेबोरेटरी जो कैम्ब्रिज में है वहां पर वो काम करना चाहते थे, बट ही वाज रिजेक्टेड। तो ओपनहाइमर ने फिर एक छोटी छोटे मतलब जेजे थॉमसन की लैब में एक छोटा सा रोल उन्होंने प्ले किया, लेकिन वहां पे उनकी जो प्रोग्रेस थी काफी धीरे थी। अब वो उनको उसको उन्होंने एज अ फेलियर लिया, रिजेक्शन पहली बार उनको मिला लाइफ में, तो उनको थोड़े डिप्रेशन में चले गए। और अल्टीमेटली जब उनको डायग्नोस किया गया तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम सीजोफ्रेनिया। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, सो उनको सीजोफ्रेनिया नाम की कुछ बीमारी हो गई थी, जिसमें ही वाज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। मतलब वो रियल क्या है और वो काल्पनिक क्या है, उस चीज में फर्क करना उनको मतलब मुश्किल हो रहा था। कई सारे बायोग्राफर्स ने ये नोट किया कि उनके डार्क फेजेस में इवन ओपनहाइमर ने ये भी ट्राई किया था। उनके एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे फ्रांसिस फर्गुसन, जब वो पेरिस में साथ रह रहे थे तो बिना किसी रीजन के उनका गला दबाने की कोशिश की। और एक बार ऐसा भी हुआ कि ओपनहाइमर ने अपने दोस्त को बताया कि उन्होंने एक जहर वाला एप्पल, अब एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे पैट्रिक ब्लैकेट, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला है, तो उनकी टेबल पर वो रखा है वो जहर वाला एप्पल, बट ये फॉर्चुनेटली उनको कुछ हुआ नहीं और उन्होंने शायद वो खाया नहीं होगा और वो सरवाइव कर गए। और बाद में उन्होंने, ब्लैकेट ने तो नोबेल प्राइज भी जीता फिजिक्स में 1948 में। तो ये कुछ दो इंसिडेंट है जिससे पता चलता है कि ही वाज सो डिप्रेस्ड, ही इवन अनेबल टू थिंक व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। चलिए, तो ये हमने बात कर ली कि वो कितने ब्रिलियंट थे, इवन कितने ट्रबल्ड भी थे। अब बात करते हैं कि जीनियस हु मिस्ड आउट। इसमें क्या है कि जब उनकी एज थी 22, तो ओपनहाइमर कॉट द अटेंशन क्वांटम थ्योरी पायनर मार्क्स बॉर्न। तो मार्क्स बॉर्न एक क्वांटम थ्योरी के पायनर थे, बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने उनको मतलब उनकी अटेंशन हुई ओपनहाइमर की तरफ। उन्होंने उन्हें इनवाइट किया यूनिवर्सिटी में, और जर्मनी में यूनिवर्सिटी का नाम था गॉटिंगन। वहां पर ओपनहेमर आए और उन्होंने उनके साथ काम किया, अपनी पीएचडी कंप्लीट करी 1 साल में, और अपना पहला पेपर दिया। और उसमें से एटलीस्ट वन ऑफ विच, उनमें से जो थे, मतलब कई सारे पेपर्स उन्होंने प्रिंट मतलब अपने पब्लिश किए, उनमें से कुछ पेपर जो थे वो इन कोलैबोरेशन विद मार्क्स बॉर्न, है ना। और कई सारे उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग रिजल्ट्स थे उन पेपर्स में। कई सारे लोग इंक्लूडिंग ओपनहेमर हिमसेल्फ ये बिलीव करते हैं कि he was prevented from standing shoulder to shoulder with such an quantum theory as, कह रहे कि जो बड़े बड़े लोग थे जो क्वांटम थ्योरी पे काम कर रहे थे, तो उनके साथ मतलब साथ खड़े रहने के लिए उनको बार बार रोका गया। जैसे वो बड़े कौन लोग थे जो उस समय क्वांटम थ्योरी पे काम कर रहे थे, जैसे वर्नर हाइजेनबर्ग, एरविन स्क्रोडिंगर, वॉल्फगैंग पॉली एंड पॉल डायरेक। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, क्वांटम थ्योरी पे काम कर रहे थे उस टाइम पे। ये ओपनहाइमर भी थे जिनको मैक्स बॉर्न ने बुलाया था, लेकिन उनको उनके साथ मतलब शोल्डर टू शोल्डर, यानी कि उनके साथ साथ काम करने में बड़ी डिफिकल्टी उनको फेस करनी पड़ी, क्योंकि ये था कि वो कुछ थोड़ी लेट आए थे। ठीक है, ही वॉज अ कपल ऑफ ईयर लेट ऑन दैट सीन। अब उस टाइम पे फिजिक्स जो है वो इतने पेस पर इतनी जल्दी जल्दी डेवलप हो रही थी उन अर्ली 1920s में। अगर कुछ साल का भी कोई गैप से आ रहा है ना, तो वो गैप ऑफ जनरेशन माना जाता था। ठीक है, तो ओपनहाइमर ने अपना टैलेंट दिया, जिसकी वजह से could have been a singular contribution to the creation of the quantum mechanics during the decisive years of 1925 and 26। जब वो 1925-26 में जिस समय वो आए थे, जब वो आए थे तो उस टाइम उन्होंने काफी मतलब जो उनका टैलेंट था, जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, वो काफी जरूरी था उस क्वांटम मैकेनिक्स में। लेकिन because of the tensions he contracted in 1921 on a trip to Germany, he had to postpone entering Harvard for a year। अब जैसे कि 1921 में उनको जर्मनी जैसे मार्क्स बॉर्न ने बुलाया, तो फिर उन्होंने पोस्टपोन किया कि वो हार्वर्ड
एक साल के बाद जाएंगे, thus came into on a year too late to make the contribution of students of quantum mechanics of the same importance। तो इसीलिए माना जाता है कि वो काफी लेट आए और उन्होंने जो क्वांटम मैकेनिक्स में अपने मतलब जो भी दिखाया टैलेंट वो लेट दिखाया। तो ये सब बातें कहाँ लिखी हैं, ये सारी बातें लिखी हैं फिजिसिस्ट सिल्वन स्क्वेबर की बुक है जिसका नाम है आइंस्टीन एंड ओपनहेमर द मीनिंग ऑफ जीनियस, 2008 उनकी बुक में ये लिखा है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्वांटम मैकेनिक्स में भी था, बट जैसा कि वो लेट उसमें आए थे, बट डिसिसिव ईयर में आए थे, पर वो चीज वो काउंट नहीं होती है, वो लेट आए थे, दैट्स व्हाई दैट वाज नॉट काउंटेड। अब्राहम पाइस की एक डिस्टिंग्विश फिजिसिस्ट है, और उन्होंने ओपनहैमर, जो ओपनहैमर के प्रिंसटन के कलीग थे, वो प्रिंसटन में उनके साथ कलीग थे, वो भी उनकी बायोग्राफी उन्होंने लिखी आइंस्टीन एंड नील बोर की। तो उन्होंने एक उसमें ओपनहैमर के बारे में लिखा है कि एट दैट टाइम कि वन ऑफ द ओपनहैमर, इवन ओपनहैमर खुद उसमें एग्रीड करके माने जाते, मतलब वो मान रहे हैं ये बात कि एट दैट टाइम व्हेन फिजिक्स वाज रोरिंग फॉरवर्ड, कि वो टाइम जिस टाइम पे फिजिक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, एज ऑफ डिफरेंस मतलब अगर आप जस्ट अ फ्यू ईयर का अगर एज है, दैट वाज द डिफरेंस ऑफ द जनरेशन। तो इनके ओपिनियन में ये है कि ओपनहैमर का जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था बिटवीन 1925 एंड 1940 वो काफी जरूरी था। एंड आई आई कैन वेल अंडरस्टैंड दैट, हम ये समझ सकते हैं कि वो ब्रिलियंट एंड एम्बिशियस यंग मैन को कितना कैसा फील हुआ होगा कि जस्ट एक थोड़े से लेट आने पर उनका मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन क्रेडिट उनको नहीं मिला उतना, उन्होंने चांस मिस कर लिया फॉर इमोर्टेलिटी, अमर होने का, मतलब वो क्वांटम मैकेनिक्स में उनका नाम आने का। तो ये जे रॉबर्ट हैमर अ लाइफ 2006 एक बुक है, उसमें ऐसा लिखा है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई कि जीनियस हु मिस्ड आउट वाला पैराग्राफ। अब कम्युनिज्म एंड गीता की बात करें तो 1930 एंड 1940 के बीच में ओपनहैमर ने एक्सटेंसिवली पब्लिश की क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में काफी सारे पेपर्स एंड एक्सेट्रा रिसर्च एंड बिगिन फ्लड। इवन साथ ही साथ वो ना कम्युनिस्ट मूवमेंट के साथ भी उनका जुड़ाव हो गया, और कई सारे उनके एसोसिएट्स इंक्लूडिंग उनकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड, वाइफ, फ्रेंड, बहुत सारे स्टूडेंट वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, वो डोनेशन भी करते थे कम्युनिस्ट कॉज के लिए। तो इसीलिए एफबीआई सर्विलांस में भाई वो आ जाएंगे, तो ओपनहैमर पे सस्पिशन लगने लगा, जिस वजह से 1954 में उनसे सिक्योरिटी क्लियरेंस वापस ले लिया गया। अब जब ये चीज हुई तो कम से कम 7,000 यानी कि 7400 पेजेस में उनके बारे में अब चीजें छपी। और ये सब बातें कौन बता रहा है, पाइस ने जो बायोग्राफी में उनकी बायोग्राफी में लिखा है, वो ये सारी बातें लिखी हैं। तो इट वाज आल्सो ड्यूरिंग, ये वो टाइम था जिस टाइम पे फिर ओपनहैमर ने संस्कृत सीखी ताकि वो एंशियंट हिंदू टेक्स्ट वगैरह पढ़ सकें। उन्होंंने भगवत गीता पढ़ी है, और कई सारे साइंटिस्ट हैं और जैसे बोर, मैक्स स्क्रॉडिंगर, हाइजेनबर्ग, वो भी एंशियंट हिंदू टेक्स्ट से इंस्पायर्ड है। और लेकिन ओपनहैमर का इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही डीपर था उनसे ज्यादा। मॉन्क्स कहते हैं, कई सारे जो संत टाइप के लोग हैं वो ये कहते हैं कि वो सिर्फ उन्होंने गीता नहीं पढ़ी, उन्होंने वेद पढ़ी, उन्होंने कालिदास की मेघदूतम एंड पंचतंत्र भी पढ़ी है। इसके वेबर ने ओपनहैमर के बारे में लिखा कि इसके वो लिखते हैं कि ओपनहैमर डिस्क्राइब करते हैं गीता को एज द मोस्ट ब्यूटीफुल फिलोसफिकल सॉन्ग एग्जिस्टिंग इन एनी नोन टोन। आप समझो कि किसी भी जुबान में जो भी फिलोसफिकल सॉन्ग एग्जिस्ट है उनमें सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल गीता को वो बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि एंड कोटेड फॉर्म इट अ सिंगुलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट, उसको सिंगुलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट बताया। उन्होंने कई सारे उसकी कॉपी करी गीता की, अपने बुक सेल्फ में क्लोजेस्ट में रखा अपनी डेस्क के पास, और वो एज अ प्रेजेंट एज अ गिफ्ट अपने फ्रेंड्स को वो देते थे उसकी कॉपी, गीता की कॉपी। एंड उन्होंने वो जब वो क्या नाम है एटॉमिक बॉम्ब बना रहे थे, तो उस टाइम पे लॉस एल्मोस लेबोरेटरी के वो डायरेक्टर भी थे, तो वो कंटिन्यू इस बुक को पढ़ते थे। उनके ऊपर गीता का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि स्पेशली जो कर्मा और ड्यूटी की जो बातें होती है, डिटैचमेंट फ्रॉम द एंड रिजल्ट, क्या फल की चिंता मत करो और कर्म पे ध्यान दो, तो ये सारी चीज, ये जो बात थी, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करी ओपनहैमर की लीडरशिप जो थी उस टाइम पे एटॉमिक बॉम्ब को लेके। वो बात उनको लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पे, लाइक मैनी अदर, काफी सारे लोगों की तरह ही वॉज ऑफ द ओपिनियन, उनका ये ओपिनियन था कि बॉम्ब जो है, बॉम्ब एक बार बन जाएगा तो फिर वॉर खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा वॉर, मतलब वॉर होंगे ही नहीं।
ही वॉज पार्ट ऑफ द कमिटी। वो उस टाइम पे जो हिरोशिमा को टारगेट बनाने की बात हो रही थी कि इसको एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाएगा, तो उस कमिटी का वो पार्ट थे। और जब वेल आफ्टर द थ्रेट फ्रॉम द जब हिटलर से थ्रेट खत्म हो गया, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, तो बार बार ये चीज रिपीटेडली उनसे पूछा जा रहा था कि क्या आपको रिग्रेट है कि आपने इस लैब में मतलब लीड किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक मतलब, तो फिर उसके बाद ही वॉज नॉट अनसिक्योर, मतलब उनको ऐसा नहीं है कि उनको वॉर का जो खतरा है या डर है उससे डर नहीं लगा। उनको हमेशा उनके दिमाग में एक मतलब एक कन्फ्लिक्ट रहा, मतलब एक लड़ाई सी उनके दिमाग में चलती रही। वो ये कहते हैं कि कृष्णा को जो मैसेज है गीता में कि हम लोगों को मतलब डिटैच हो जाना चाहिए एंड रिजल्ट से, तो ऐसा नहीं है कि वो मैसेज उनको एकदम समझ में आ गया हो और उस चीज से वो बड़े कंफर्टेबल हो। नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं थे अपने माइंड से। वो इसलिए वो सोचते हैं कि शायद मैं इसलिए नहीं कंफर्टेबल हूँ इस बात से क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ। अगर मैं इसलिए शायद इस बात से जो कृष्णा ने आर्गुमेंट्स दिए अर्जुना को महाभारत युद्ध में, तो ये जो बातें कही हैं सारी, तो हो सकता है मुझे इसीलिए इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रही है, क्योंकि आई एम टू मच अ क्रिश्चियन, टू मच अ ज्यू, एंड टू मच अ यूरोपियन, या टू मच अ अमेरिकन। तो वो ये बिलीव करते हैं कि मीनिंगफुलनेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अगर ह्यूमन हिस्ट्री की का मतलब निकालें और हमारा रोल निकालें, ठीक है, और उन सब से भी ऊपर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारी बातें मॉन्क्स ने बताई हैं कि वो ये सब बातें कहते थे। तो ये स्टोरी है, एक थोड़ा सा ब्रीफ है ओपनहेमर के बारे में। ही इज द फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। और चलिए, अब ये मूवी देखने के बाद ही और ज्यादा इनके बारे में पता चलेगा। क्रिस्टोफर नोलान ने ये मूवी बनाई है, तो काफी थ्रिलिंग टाइप से बनाई होगी। तो यहाँ पे मैं अपना आर्टिकल फिनिश करती हूँ। आई होप आपको मजा आया होगा सुन के, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसी और वीडियो बना सकूँ। थैंक यू।